गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। किस चैप्टर की? डायरेक्टिंग चैप्टर की। तो जो ये हमारी केस स्टडी सीरीज है उसमें आज जो हमने जो चैप्टर करना है वो करना है डायरेक्टिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर जो भी आपको डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आए हैं वो करवा रख दिए, और या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर वो इस वीडियो में मैंने क्या किए हैं, कवर किए हैं। और अगर आपको डिटेल में इस डायरेक्टिंग चैप्टर को पढ़ना है तो लिंक मैंने उस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर पहले प्रॉपरली उन वीडियो के अंदर डायरेक्टिंग चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद इन केस स्टडीज को अपने आप सॉल्व करो। आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको और ऐसी केस स्टडीज की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। हमारी सीरीज चल रही है ये, ठीक है ना, तो कंप्लीट हो जाएगी अगले 10 दिन तक। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग। देखो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम डायरेक्टिंग चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करना। तो डायरेक्टिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें मैनेजर बेसिकली क्या करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने प्लान बना रखा था, ऑर्गेनाइज कर दिया था और स्टाफ रिक्रूट कर दिया था। अब वो लोग जिनको रिक्रूटमेंट की गई है और उनसे काम तो भी करवाना है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग मतलब इनिशिएट एक्शन, मतलब डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जिसमें हम काम क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब डायरेक्टिंग कौन कौन करता है? तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। कौन सा होता है? एक होता है हमारे पास सुपरविजन, जो कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। तो सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर एक लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता है, वर्कर से काम करवाना। और कौन सा काम करवाना? जो उसको उसके मैनेजर ने, सुपरवाइजर के मैनेजर ने या जो टॉप लेवल ने एक तरीके से प्लान तैयार किया उसके हिसाब से अब काम करवाना, एक्शन इनिशिएट करना, वो कौन करवाएगा? सुपरवाइजर करवाएगा। और वो कैसे करवा पाएगा उनको? जब उनको क्या देगा, मोटिवेशन देगा। तो अगला एलिमेंट हमारे पास क्या होता है सुपरविजन के बाद, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन मतलब उन वर्कर्स की या अपने सुबॉर्डिनेट्स की इंटरनल फीलिंग्स को ऐसा जगाना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। देखो अब मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। मोटिवेशन कॉन्टिन्यूस देना पड़ता है आपको, ठीक है ना। ये एक इंटरनल फीलिंग है, किसी को हम धक्के से मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक उसको कुछ ना कुछ ऑफर किया जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर 2 टाइप के इंसेंटिव पढ़ते थे हम। कौन से? फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसमें आप उनको बोनस शेयर इशू कर देते थे, कंपनी उनको एक्स्ट्रा पे सैलरी देती थी, कमीशन देती थी। या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी कि स्टेटस उनका बढ़ा दिया जाता था, उनको और एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन कर दी जाती थी। ये सारा कुछ किस एलिमेंट के अंदर हमने कवर किया था, मोटिवेशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता था, लीडरशिप। उसके बाद क्या आता था हमारे पास, लीडरशिप। तो लीडरशिप के अंदर बेसिकली हमने क्या देखा था कि लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी, और कितने टाइप की लीडरशिप होती है। तो 3 टाइप की लीडरशिप होती है हमारे पास। कौन सी? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर फेरी या फ्री रेन बोलते हैं। तो ऑटोक्रेटिक जिसमें वो सिर्फ अपनी सुनता है और किसी के नहीं सुनता। डेमोक्रेटिक जिसमें सब सुनता सबकी है और सबका मिलजुल कर एक डिसीजन पे वो डिसीजन खुद ऑनर ही लेता है, मतलब खुद मैनेजर ही लेगा। लेकिन फ्री रेन में क्या होता है, डिसीजन वो खुद नहीं लेता, जो उसके एजुकेटेड एम्प्लॉइज होते हैं उनको ही बोल देता है कि तुम डिसीजन ले लो और मैं इस डिसीजन को क्या कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। तो लीडर बनने के लिए क्या होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो भी हमने पढ़ी थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका कि भाई अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इसका एक पूरा प्रोसेस देखा था कि सबसे पहले सेंडर होता है, फिर वो अपने मैसेज को भेजता है, डिकोड करता है, इनकोड करता है, ठीक है ना। ये वो कम्युनिकेशन प्रोसेस था। और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर हमने देखा था किस किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है। सिंगल स्ट्रेंड होती है हमारे पास, डायरेक्ट होती है, या इन्वर्टेड वी होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो किस किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है और किस किस टाइप के हमारे पास क्या होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, बैरियर्स होते हैं। बैरियर मतलब क्या होते हैं कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो कुछ चीजों की वजह से वो बातचीत जो है वो सही नहीं हो पाती, कुछ उसमें क्या है, बैरियर्स है, रुकावटें हैं। तो वो 4 बैरियर हमने पढ़े थे। कौन से होते थे, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है ना। तो ये था बेसिकली एक ओवरव्यू मैंने किसका दिया आपको, डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर जो चीजें हमने पढ़ी थी। अब इन्हीं बेसिस के ऊपर हमने क्या देखनी है, केस स्टडी देखनी। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो तो सबसे पहले हमारे पास केस स्टडी क्या है कि सूरज वर्क एज मैनेजर इन इग्नाइट लिमिटेड। ही हैज बीन गिवन द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। उसको क्या अवार्ड दिया गया, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया गया।
The reason for such award is that he has been able to integrate group effort. मतलब उसका कारण क्या था उसको अवार्ड देने का, कि उसने सारे ग्रुप के एफर्ट को इकट्ठा किया, इंटीग्रेट किया, एंड हैज बीन एबल टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसने आउटपुट अपने सबॉर्डिनेट से निकाल ली. His quality like initiative, self-confidence and social has helped him to achievement of their objective of the organization. तो what function is performed effectively by सूरज? देखो किस फंक्शन की बात की है, क्या कोई प्लान बनाया गया? नहीं. क्या कोई चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया? नहीं. स्टाफिंग की गई? क्या लेबर रिक्रूट? नहीं. लेबर तो ऑलरेडी क्या है, रिक्रूट है, क्योंकि तभी उनसे काम करवाया उनसे. तो इसमें बेसिकली किस फंक्शन की बात करी है? डायरेक्टिंग. या सूरज ने क्या किया? सूरज ने डायरेक्ट इतना अच्छा किया, सारे सुबॉर्डिनेट को मिलकर इतना अच्छे से काम करवाया कि कंपनी का जो गोल था वो क्या हो गया? अचीव हो गया. तो डायरेक्टिंग, इनिशिएट, एक्शन. तो देखो इस केस स्टडी में हमने क्या देखा? इस केस स्टडी में एक्शन, काम शुरू किया गया, उसने काम शुरू कर आउटपुट निकाल दी. तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. और कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया सूरज ने? सूरज ने परफॉर्म किया है डायरेक्टिंग. मतलब डायरेक्ट किया है अपने सबॉर्डिनेट को इतने अच्छे से कि ज्यादा से ज्यादा उनकी कॉपरेशन मिले और कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके. चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ कंपनी मिस्टर क्षितिज ऑलवेज एक्सप्लेन मैनेजमेंट पॉलिसीज टू वर्कर एंड ब्रिंग वर्कर प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट. मतलब मिस्टर जो क्षितिज है वो क्या करते हैं, वो जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो वर्कर तक बताते हैं, और जो वर्कर की प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैनेजमेंट के नोटिस में लेकर आते हैं. तो वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? देखो क्या क्षितिज टॉप मैनेजर है? नहीं. क्षितिज कौन है? क्षितिज है सुपरवाइजर. सुपरवाइजर का मेन काम क्या होता है? सुपरवाइजर का मेन काम क्या होता है कि वर्कर को गाइड करना जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज है, और जो वर्कर की प्रॉब्लम है उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना. दैट इज व्हाट कॉल्ड सुपरवाइजर. चलो तो अगला देखते हैं. अब बिहेवियर स्टडी वाज डन ऑन टोटल ऑफ 100 एम्प्लॉइज. मतलब 100 एम्प्लॉइज के ऊपर एक बिहेवियर स्टडी की गई. ग्रुप ऑफ 50 एम्प्लॉय वर एप्रिशिएटेड बाय द मैनेजर फॉर देयर वर्क. मतलब 50 को तो एप्रिशिएट किया गया ताकि उन्होंने न्यू आइडिया दिया था. एंड ऑल दिस एम्प्लॉय वर गिवन ऑप्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर. मतलब उनको बोला कि ठीक है आप जैसे मर्जी काम कर सकते हो, और उनकी वेजेस भी क्या कर दी? बढ़ा दी पर पीस. ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप बी था जिसमें रिमेनिंग 50 एम्प्लॉइज थे, उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी? बुरी थी. उनका इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया और उनको वेजेस भी पे नहीं की गई. तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोटिवेशन. देखो मोटिवेशन तो दी गई. मोटिवेशन क्या होता है कि जब कोई इंप्लॉय अच्छा काम करता है हम उसको प्रेज करते हैं उसकी, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. उससे उसको मोटिवेशन मिलती है, उसको लगता है, इंटरनल फीलिंग आती है कि यस मैं इस काम को कर सकता हूं, और वो उस काम को करता है. तो इसमें किस फीचर की बात करिए? इसमें बात करिए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव की. जो मोटिवेशन है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो जो पहले 50 इंप्लॉइज थे इनको कौन सी मोटिवेशन दी गई? इनको दी गई पॉजिटिव मोटिवेशन. क्यों? इनको मोटिवेट किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करो, अप्रिशिएट किया गया, पॉजिटिव मोटिवेशन है. लेकिन जो रिमेनिंग 50 थे उनको कौन सी मोटिवेशन दी गई? नेगेटिव. कि आपका जो आपने काम किया, आपने बुरा काम किया, आपका इंक्रीमेंट भी रोक देंगे और आपकी वेजेस भी कम कर देंगे. तो इससे क्या होगा? उन इंप्लॉइज को लगेगा कि नहीं अगली बार हमें और अच्छे से काम करना है ताकि हम इस काम को क्या कर सके? बढ़ा सके. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फीचर ऑफ मोटिवेशन. तो किस फीचर की बात की है? पॉजिटिव फीचर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. की मोटिवेशन जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है जो उन्होंने दी है 50 इंप्लॉइज को, और नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्राची इज वर्किंग इन अ एमएनसी. शी हैज बीन गिवन एन ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अमाउंट लेस देन द मार्केट प्राइस. मतलब उसको एक ऑप्शन दिया गया कि आप क्या ले सकते हो? आप कंपनी के शेयर्स ले सकते हो बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, मतलब मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस के ऊपर. तो ये किस तरीके का इंसेंटिव ऑफर किया जा रहा है? देखो एक किस तरीके का, सबसे पहले तो हमारे पास दो टाइप के इंसेंटिव होते हैं. एक होते हैं फाइनेंशियल, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल. तो इसमें अब उसको क्या दिया गया? नॉन फाइनेंशियल दिया गया, फाइनेंशियल दिया गया. देखो पैसे की बात की गई, उसको स्टॉक दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, मतलब पैसे की बात की जा रही है ना, कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा दे रहे हैं एक तरीके से. तो ये है फाइनेंशियल. और फाइनेंशियल में भी क्या ऑप्शन दे रहे हैं उसको? फाइनेंशियल में भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास. क्या उसको कोई बोनस दिया? नहीं. क्या दिया? ईएसओपी, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया, या उसको स्टॉक दिए, शेयर्स दिए, उसको को पार्टनरशिप एक तरीके से उसको दे रहे हैं कंपनी के अंदर. ठीक है ना? शेयर्स दे रहे हैं. तो ये इससे क्या है? ये कौन सा हमारे पास मोटिवेशन है? फाइनेंशियल. और फाइनेंशियल इंसेंटिव हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. चलो तो अगला देखते हैं. अगला क्या है कि रजत अ सेल्स मैनेजर अचीव्ड हिज सेल्स टारगेट 1 मंथ इन एडवांस. उसने एक महीने पहले एडवांस में कर दिया. दिस अचीवमेंट एज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड सीईओ ऑफ द कंपनी अवार्ड अ सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस.
मतलब क्या हुआ, उसने 1 महीने काम कर दिया तो उसकी अचीवमेंट को नोटिस बोर्ड पे लगाया गया, उसको बहुत सारी रिकॉग्निशन दी गई। नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू अजय। देखो कौन सा इंसेंटिव दिया, सबसे पहले तो फाइनेंशियल, क्या कोई पैसा दिया कुछ नहीं, क्या उसको कोई फाइनेंशियल मदद मिली नहीं, ये कौन सा हो गया, नॉन फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल में भी कौन सा हो गया, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, कि सभी लोगों के सामने उसको एक रिकॉग्निशन दे दी कि लीडर ऑफ द मंथ, ये सब कुछ हमने उसको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और उसमें भी कौन सा, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। तो पहले में क्या था, पहले में था फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि उसको शेयर्स ऑफर किए गए, उससे उसका पैसा, उसको फायदा मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ वो अर्न करेगा उससे, और वो कम प्राइस पे दिए गए, यानी कि उसको को पार्टनरशिप ऑफर की गई, ठीक है ना, उसको पार्टनर बना दिया गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि XYZ कंपनी ऑफर इट्स डायरेक्टर सर्टेन बेनिफिट सच एज कार, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी। तो ये किस टाइप का देखो बेनिफिट दिया गया। देखो अब इसके अंदर हम बहुत बार गलती करते हैं, हमें लगता है कि ये नॉन फाइनेंशियल, ध्यान से देखो इट इज अ फाइनेंशियल, क्योंकि उसको कार, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है, तो उसका एक तरीके से पैसा क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है ना। तो इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये कौन सा होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा, चाहे उसके पैसे नहीं लग रहे हैं, चाहे उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके पैसे क्या कर रही है कंपनी, बचा रही है उसको बहुत सारे बेनिफिट देकर, कार का, हाउस का, मेडिकल का, ठीक है ना। तो इसको कौन सा बोलेंगे, और ये क्या है इसके अंदर, इसको बोलते हैं परक्विसिट्स, मतलब वो एडिशनल चीजें सैलरी के साथ यूज करने के लिए दे देना, जिससे उसका पैसा तो देखो बचेगा ना। उसकी सैलरी अगर 50,000 होगी, उसको फालतू में इन चीजों के ऊपर खर्च करने पड़ते, तो उसकी सैलरी बचा ली, तो इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो किसको दिया कंपनी ने, अपने डायरेक्टर को ऑफर किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्कर आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक अप एनी एक्स्ट्रा वर्क, मतलब वर्कर कभी भी एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं चाहते थे। ड्यू टू राइज इन डिमांड अ फर्म वांट्स देम टू कोऑपरेट, फर्म क्या चाहती थी, कोऑपरेट करो। द सुपरवाइजर इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद दिस सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग सुटेबल इन द अबव सिचुएशन। देखो वर्कर एक्स्ट्रा टाइम करना नहीं चाहते और डिमांड बढ़ रही है, उनको एक्स्ट्रा टाइम करवाना है, तो बेसिकली इसमें किस एलिमेंट की बात क्या करें वो, ताकि वर्कर ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर दें। क्या दिया जाए इनको, मोटिवेट किया जाए। अब मोटिवेशन कैसे दी जाएगी, पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव, देखो नेगेटिव तो चलेगी नहीं यहाँ पर। अब क्या दो उनको, पॉजिटिव मोटिवेशन, उनको इंसेंटिव ऑफर किया जाए कि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, क्योंकि अगर आप मोटिवेट करोगे तभी जाकर वो क्या करेगा, काम करेगा, बिकॉज वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए क्या है, तैयार ही नहीं। अब अगर इसमें बात करें, सुपरवाइजर क्या कर सकता है, सुपरवाइजर कुछ नहीं कर सकता। सुपरवाइजर का काम उनको मोटिवेट करना ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनको ये बताना है कि कैसे कैसे आपको इन चीजों को करना है। और लीडर, अच्छा लीडर बन के भी क्या करोगे आप, अगर उनको इच्छा ही नहीं है, तो मोटिवेट करो, तब जाकर आपकी लीडरशिप भी क्या होगी, काम आएगी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मिस्टर नरेश इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन वोरा लिमिटेड, हिज सबऑर्डिनेट आर मोस्टली इंजीनियर्स एंड क्वालिफाइड टेक्नीशियंस। कि मिस्टर नरेश जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम करते हो, तो उसके सबऑर्डिनेट्स है ना, वो इंजीनियर और पढ़े लिखे टेक्नीशियंस। As a manager, he is very strict, does not listen to any suggestion or feedback given by his subordinate. He expects them to follow his instruction without any question and does not allow them to give suggestion. So what type of leadership? देखो पढ़े लिखे subordinates भी हैं, qualified technicians भी हैं, लेकिन still मैनेजर उनकी बात ही नहीं सुन रहा। वो सिर्फ बोलता है कि भाई मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो किस लीडरशिप स्टाइल की बात की गई है, ऑटोक्रेटिक। किसकी बात की गई है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब किसी की भी नहीं सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर जो है वो अपनी ही करेगा। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन दे देता कि आपको कौन सी लीडरशिप स्टाइल यहां पर सुटेबल रहेगी, देखो सुटेबल कौन सी रहेगी, क्या डेमोक्रेटिक रहेगी या फ्री रेन रहेगी। तो इसमें जो सुटेबल होगी ना वो रहेगी फ्री रेन। फ्री रेन मतलब लेजर फेरी, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर कुछ भी ना करे, बिकॉज जो सुबॉर्डिनेट्स है ना, फ्री रेन कब काम आएगा, जब सुबॉर्डिनेट जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे और क्वालिफाइड होंगे। तो जो टॉप मैनेजर है ना, उसको पता है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकलनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास लीडरशिप काम आएगी वो आएगी फ्री रेन, लेकिन इसमें कौन सी है, इसमें है ऑटोक्रेटिक। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रमोद वाज अ सुपरवाइजर ऑफ अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। द फैक्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल ऑफ आटा एवरी डे। जो फैक्ट्री है वो 200 क्विंटल आटा हर रोज प्रोड्यूस करती है। His job was to make sure that the work goes on smooth, मतलब उसका काम क्या था, काम स्मूथ चले और कोई भी इंटरप्शन ना हो किसमें, प्रोडक्शन में। He was a good leader who will give order only after consulting his subordinates and work out the policy with the acceptance of the group। तो किस टाइप की लीडरशिप की बात की गई है, देखो इसमें बात की गई है डेमो
डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम खुद नहीं बोलता कि जो उसने बोल दिया वही करेंगे, नहीं, वो सबसे कंसल्ट करके फिर डिसीजन लेता है। तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप फॉलोड बाय प्रमोद। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या कि यू आर वर्किंग एट द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, योर सुपीरियर अ टॉप मैनेजमेंट पर्सन सेंट अ मैसेज फॉर यू विच यू रिसीव्ड एंड वेल अंडरस्टूड, इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, गिव रीजन। देखो ध्यान से सुनो, आप मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका जो सुपरवाइजर है, सुपीरियर है, उसने आपको एक मैसेज सेंड किया, आपने उसको रिसीव्ड भी कर लिया और समझ भी लिया। क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया? नहीं। देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप उनकी बात सुनो, जब दो लोग आपस में बातचीत करेंगे तब कम्युनिकेशन होगा। अब अभी तो इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ सुपीरियर जो है, सुपीरियर ने सुबॉर्डिनेट को अपने क्या कर दिया, एक इंफॉर्मेशन बताई और सुबॉर्डिनेट ने समझ भी ली, लेकिन सुपीरियर को तो अभी पता ही नहीं चला कि सुबॉर्डिनेट को वो चीज समझ में आई है कि नहीं आई। तो फीडबैक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको जब सुपीरियर मैसेज पास करेगा तो आपको भी बताना है कि हाँ हमें इस चीज के बारे में समझ में आ गया। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्या नहीं है उसमें? फीडबैक नहीं। किसकी? सुबॉर्डिनेट की, सुपीरियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सुनिधि हैज स्टार्टेड अ डिजाइनर स्टूडियो इन द बेसमेंट ऑफ हर रेजिडेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टर इन फैशन डिजाइनिंग, शी हैज अपॉइंटेड 10 एम्प्लॉय टू टेक केयर ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। मतलब उसने 10 एम्प्लॉयज लगा दिए अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। शी इंटरेक्ट रेगुलरली विद ईच एम्प्लॉय टू टेल एग्जैक्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। मतलब हर रोज उनसे रेगुलरली क्या करती है, वो बातचीत करती है। what he she need to do regard as a good performer, मतलब किस चीज की जरूरत है। एट द सेम टाइम शी अलाउ टू अ फ्री वर्क इन्वायरमेंट, मतलब फ्रीली उनको काम करने के लिए बोलती है। वेयर इन द एम्प्लॉय ओपनली चिट चैट विद ईच अदर, मतलब आपस में आराम से बातचीत भी कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर सोशल एंड इमोशनल नीड, मतलब सोशल होने के लिए वो अपनी बातचीत भी क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं। Sometimes these interaction also lead to spreading rumors which are not authentic, मतलब क्या करते हैं कि र्यूमर पैदा कर देते हैं कई बार जो ऑथेंटिक नहीं होते। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस नेम एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग रेफर्ड। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है, तो कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलर के हिसाब से बात की जाए, ठीक है, प्रॉपर कंपनी के चेन को फॉलो किया जाए, तो इसमें हम क्या बात करेंगे। तो वो क्या करती थी, गुड परफॉर्मर थी, वो हमेशा अपने इन्वायरमेंट को फ्री देती थी। लेकिन शी हैज अपॉइंटेड 10 एम्प्लॉय टेक केयर ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, शी इंटरेक्ट रेगुलरली विद ईच एम्प्लॉय टू टेल एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। मतलब ये क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं कि क्या किसको करना है, वो प्रॉपर ड्यूटी बता रही है। लेकिन वो इनफॉर्मल भी कर रही है, कैसे, उनको चिट चैट करने का भी क्या दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। तो दोनों टाइप की कौन सी टाइप की हमारे पास कम्युनिकेशन है, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल कब होगा, जब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला जाएगा, और इनफॉर्मल जब उनको चिट चैट करने के लिए भी बोल दिया जाएगा, यानी उनको गॉसिप्स करने के लिए बोल दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि मिस्टर भुवन इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनर क्लोथ्स। One day in the morning while leaving home he had a quarrel, मतलब उसकी लड़ाई होगी with a person in the neighbor, मतलब अपने पड़ोसी से उसकी क्या होगी, लड़ाई होगी। That person abused his family, मतलब उस पर्सन ने क्या किया, उसकी फैमिली को abused किया, और threatened to harm the family, मतलब डराया कि हम आपकी फैमिली को क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। मिस्टर भुवन got very upset and worried, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया, अपसेट हो गया। ऑन द सेम डे अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑफिस, मतलब उसी दिन क्या थी, एक मीटिंग भी थी। बट वो पहले ही क्या था, परेशान था, क्योंकि घर पे उसकी क्या हो चुकी थी, लड़ाई हो चुकी थी। और किस चीज की मीटिंग थी, उनको डिजाइन फाइनल करना था अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड टेस्ट ऑफ द फैशन ऑफ द कस्टमर। और मिस्टर जो भुवन थे ना, अच्छा वो अटेंशन पे कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सोच तो क्या रहा था, हमेशा किसके बारे में सोच रहा था, अपनी लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहा था। तो अब बताओ किस टाइप का बैरियर है ये कम्युनिकेशन के अंदर। देखो ये है हमारे पास कौन सा बैरियर है, ये है साइकोलॉजिकल बैरियर, लैक ऑफ अटेंशन। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन नहीं है। क्यों? दिमाग तो कहीं और घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये किस टाइप का बैरियर है, क्या कोई सीमेंटिंग, कोई बातचीत में दिक्कत है, नहीं। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट में दिक्कत है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। ये कौन सी दिक्कत है, उसकी साइकोलॉजिकल बैरियर है, मतलब उसके दिमाग, अभी उसकी अटेंशन नहीं बन पा रही है उस चीज में। क्यों? सारा दिमाग तो किस में जा रहा है, लड़ाई झगड़ों में जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा बैरियर है ये, साइकोलॉजिकल बैरियर, उसमें भी कौन सा, लैक ऑफ अटेंशन। चलो
तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नीरज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओमिडा लिमिटेड हैज चेंज 7 जॉब्स इन द लास्ट 1 ईयर। एक साल के अंदर उसने 7 जॉब चेंज कर ली। वो हार्ड वर्किंग पर्सन है, बट इट नॉट एबल टू फाइनलाइज डील विद द कस्टमर ड्यू टू इज इनएडुकेट वोकेबुलरी। मतलब वो वर्क जो अपने कस्टमर से ना डील फाइनलाइज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो उसकी वोकेबुलरी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। और ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, मतलब वो जो जरूरी वर्ड होते हैं ना उनको भूल जाता है कई बार बताना। उसकी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। समटाइम ही यूजेस रॉन्ग वर्ड्स बिकॉज ऑफ विच इंटेंडेड मीनिंग इज नॉट कन्वेड। मतलब कई बार वो क्या करता है, गलत मीनिंग बता देते हैं और जो एक्चुअल में बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता। तो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उसके बीच में और उसके क्लाइंट्स के बीच में। तो किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है? ठीक है ना, देखो किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है, ये है सिमेंटिक बैरियर। कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब जब आपकी बातचीत में मैनेजर में कोई दिक्कत नहीं है, वर्कर में कोई दिक्कत नहीं है, सबॉर्डिनेट में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है, बातचीत में, वर्ड्स में दिक्कत है। तो ये कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर। मतलब बातचीत में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बात अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पा रही। तो और क्या है इसके अंदर, कौन सी कैटेगरी है इसके अंदर? सिमेंटिक बैरियर के अंदर भी क्या चीज आ रही है? वो आ रही है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। मतलब एक तो मैसेज को बैडली एक्सप्रेस कर रहा है, वो इतनी अच्छे से नहीं बता पा रहा जितने अच्छे से उसको बताना चाहिए, क्योंकि वो भूल जाता है बार बार उसको करना। तो ये क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर है। और उसके अंदर भी क्या कैटेगरी है? देखो कम्युनिकेशन बैरियर किस टाइप का था? बैडली एक्सप्रेस मैसेज की जो मैसेज है वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो रहे हैं, क्योंकि वो उसका वोकैबुलरी आई नहीं रही है। ठीक है, और उसकी बात को कुछ और समझा जाता है। और दूसरा उसका कौन सा बैरियर के अंदर आएगा? ये सिमेंटिक बैरियर आएगा। कौन सा बैरियर आएगा? सिमेंटिक बैरियर आएगा। चलो, तो ये थी हमारे पास डायरेक्टिंग की। एक और है हमारे पास कि राकेश इज वर्किंग अंडर हिज सुपीरियर नीरज। राकेश जो है वो किसके अंडर काम कर रहा है? सुपीरियर के अंदर काम कर रहा है। He always communicate useful ideas and suggestion to his superior regarding reduction of cost। मतलब वो हमेशा अपने सुपीरियर को आइडिया देता है कि कैसे कॉस्ट को कम किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाए। नीरज इंप्लीमेंट हिज सजेशन एंड हैज ऑलवेज फाउंड फेवरेबल रिजल्ट। और नीरज जो है वो इंप्लीमेंट भी करता है और उसको अच्छा भी लगता है और रिजल्ट भी अच्छे निकलते। बट उसने कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया उसके सजेशन के लिए। तो अब राकेश ने क्या डिसाइड किया कि भाई कम्युनिकेट करना नहीं। देखो कौन कम्युनिकेट करेगा अगर आपको किसी तरीके का कोई बेनिफिट ही ना मिले, कभी भी आपको अप्रिशिएशन ना मिले। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन बैरियर है? क्यों बंद कर दी? क्योंकि इट इज अ पर्सनल बैरियर, लैक ऑफ इंसेंटिव। ये पर्सनल है, उसको क्या लगेगा कि क्यों मैं पागलों की तरह हर रोज उसको बताता हूँ, मतलब कि मेरे को कौन सा उसका कोई फायदा मिलना। तो ये क्या है? क्या ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है? नहीं। क्या बातचीत में दिक्कत है? नहीं। क्या कोई साइकोलॉजिकल उसका टेंशन नहीं है? नहीं। कौन सा बैरियर है? पर्सनल बैरियर है, लैक ऑफ इंसेंटिव। कि भाई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा तो पर्सनली मेरा मन ही नहीं कर रहा काम करने। ठीक है ना, इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा तो पर्सनली काम करने का मन ही नहीं कर। चलो, तो ये थी हमारे पास सारी की सारी केस स्टडीज किसकी? डायरेक्टिंग चैप्टर की। इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखी है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक तरीके से पूरा चैप्टर सारी केस स्टडी के हिसाब से क्या कर दिया, कवर कर दिया। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर इस डायरेक्टिंग की वीडियोस को देख के फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगी। थैंक यू।